अहमदाबाद तक में आपका स्वागत है। भावेश जी, आज आप हमें ये बताइए कि कई बार आप किसी समस्या की ये रेमेडी देते हैं कि इस तरह का मंत्र जाप कीजिए या ये जेमस्टोन पहनिए, और कभी आप कुछ अलग तरीके की रेमेडीज़ देते हैं कि इस तरह के प्लांट्स रखने चाहिए घर में या फिर खुले पैर चलना चाहिए। तो क्या ये सब एक ही मेथड की रेमेडीज़ है या अलग अलग शास्त्र से है? अलग अलग तरह की रेमेडीज़ सजेस्ट की जा सकती है। ग्रहों के आधार पर, जन्म कुंडली के आधार पर, वैदिक सिस्टम के आधार पर हम रेमेडीज़ देते हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में रेमेडीज़ का कंसेप्ट नहीं है। इंडियन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जब आप कुंडली बनाते हैं तो आप रेमेडीज़ बता सकते हैं ग्रहों की, जैसे कि आप जेमस्टोन सजेस्ट कर सकते हैं एज एन एस्ट्रोलॉजर, या तो आप ये सजेस्ट कर सकते हैं कि ये जप करने चाहिए, मंत्र करने चाहिए, है ना। और यंत्रों का भी प्रयोग होता है। तो यंत्र, मंत्र और ग्रह का नंग, ये 3 तरह की रेमेडीज़ होती है मेनली। इसके अलावा बहुत सारी रेमेडीज़ सजेस्ट की जा सकती हैं जो कि लाल किताब जैसी किताबों पर आधारित होती है। लाल किताब ज्योतिष की रेमेडी की एक ऐसी किताब है कि जिसे काफ़ी फॉलो किया जाता है, लेकिन उसमें दी गई सारी रेमेडीज़ प्रैक्टिस करना मुमकिन नहीं होता है। वैसे तो और भी किताबें हैं, जैसे कि भारत भगवान करके एक किताब है, तो उसमें भी बहुत सारी रेमेडीज़ दी गई हैं, लेकिन सभी रेमेडीज़ का उपयोग आप ना कर पाएँ ऐसा हो सकता है। कुछ जनरल रेमेडीज़ होती हैं। मान लीजिए कि फाइनेंशियल गेन के लिए कौन सी रेमेडीज़ करनी चाहिए, तो देर इज़ अ सेट ऑफ रेमेडीज़ दैट यू कैन प्रैक्टिस फॉर फाइनेंशियल गेन। हाउएवर, आपकी कुंडली देखकर अगर आपको फाइनेंशियल गेन के लिए रेमेडी सजेस्ट की जा सकती है तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हम बर्थ डेटा को रेफरेंस में रख के बात कर रहे हैं। अदरवाइज़ जनरल जैसे पुण्य कमाने के लिए दान देना वगैरह, तो वो तो काफ़ी कॉमन हो गया है ना, तो काफ़ी जनरलाइज भी हो जाता है। इसलिए क्या होता है ना चोला जी, की कभी कभी जब हम रेमेडीज़ सजेस्ट करते हैं ना, तब हमारे मन में भी ये दुविधा रहती है कि इस व्यक्ति को किस प्रकार की रेमेडी देनी चाहिए। लेकिन अगर प्रश्न स्पष्ट है तो पता चल जाता है कि किस तरह की रेमेडी उस व्यक्ति को सूट करेगी। आपने जो ज़मीन पर खुले पैर चलने की रेमेडी की बात करी, तो वो अर्थ एलिमेंट मजबूत करने के लिए दी जाती है। या तो प्लांटेशन की बात अगर हम करें तो प्लांटेशन भी इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि अर्थ एलिमेंट और वुड एलिमेंट स्ट्रॉन्गर हो, क्योंकि आप वुड को ग्रो कर रहे हैं, तो आप वाटर का इस्तेमाल करेंगे, अर्थ का इस्तेमाल करेंगे, और उसकी जो फलश्रुति होगी, उसका जो परिणाम होगा वो क्या होगा, वुड का ग्रोथ। तो ये मैंने पहले भी बताया है कि ग्रोथ के लिए वुड एलिमेंट को नर्चर करना चाहिए। ये चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी मेथड पर आधारित रेमेडी है कि चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे कि वाटर एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है, मेटल एलिमेंट है, वुड एलिमेंट है, तो इन सारे एलिमेंट्स में एक ही एलिमेंट ऐसा है कि जो अपने आप ग्रो होता है। जैसे फायर एलिमेंट, तो फायर एलिमेंट अपने आप ग्रो नहीं हो सकता है ना, लेकिन वुड एलिमेंट ऐसा है कि जो अपने आप ग्रो हो सकता है। चाइना में भी 5 ही एलिमेंट्स का उपयोग होता है। भारत में अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश का इस्तेमाल होता है। और जो चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी है उसमें मेटल, वुड, अर्थ, वाटर और फायर, इनका इस्तेमाल होता है। तो आप जब वुड को ग्रो करते हैं, नर्चर करते हैं, तब साथ में आपकी भी उन्नति होती है, बिकॉज वुड इज़ द ओनली एलिमेंट दैट ग्रोज बाय इटसेल्फ। इसलिए प्लांटेशन करना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप बीज उसका बोएंगे
तो उसका जो परिणाम होगा वो होगा ग्रोथ। अगर ज़मीन अच्छी है, यानी आपने अच्छे अर्थ एलिमेंट को चुना है, तो हर एक की इच्छा ज़िंदगी में ग्रोथ की ही होगी। वैसे भी ज़िंदगी ग्रोथ के नियम पर ही आधारित है ना, कि पहले बीज अंकुरित होता है। हम जिंदगी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहले बीज अंकुरित होता है, उसमें से फिर जन्म होता है, फिर ग्रोथ होता है, और फिर विनाश तो सभी का होता है। तो यही प्रिंसिपल ग्रोथ के लिए लागू होता है। तो किसी के चाइनीज़ हॉरोस्कोप में वुड एलिमेंट अगर पावरफुल नहीं है, वुड एलिमेंट वीक है, उनके लिए ये प्लांटेशन बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, और उससे उनका ग्रोथ भी होता है, उनकी उन्नति भी होती है। तो ये हॉरोस्कोप टू हॉरोस्कोप वेरी करता है। इसलिए इंडियन एस्ट्रोलॉजी हो, चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल करके रेमेडीज़ दी जा सकती हैं। और कौन सी रेमेडी दी जाएगी ये टोटली डिपेंडेंट है ऑन द क्वेश्चन, प्रश्न पर ही आधारित है। अगर आपकी समस्या फाइनेंस से जुड़ी हुई है तो भी आपका न्यूमरोलॉजी चेक ज़रूरी है, वैदिक हॉरोस्कोप चेक ज़रूरी है, वेस्टर्न हॉरोस्कोप चेक भी ज़रूरी है, पार्ट ऑफ फॉर्च्यून आपकी कुंडली में कहाँ पर है ये देखना ज़रूरी है, और चाइनीज़ हॉरोस्कोप देखना बहुत ही ज़रूरी है। इन सभी को मिला जुला कर फाइनली एक या दो रेमेडीज़ पे हम कंक्लूड करते हैं कि इन्हीं रेमेडीज़ की आपको ज़रूरत है। तो ये पेचीदा नहीं है, आसान है, लेकिन अगर आप ये शास्त्र या जितने शास्त्रों का नाम मैंने लिया वो शास्त्र अगर ठीक से समझते हैं तो एज एन एस्ट्रोलॉजर इट मे be a very complex decision, but finally I am able to take that decision because of my study of various metaphysics. So इनके ज़रिए मैं ये रेमेडीज़ सजेस्ट करता हूँ। अच्छा भावेश जी, आप कई बार ये कहते हैं कि पर्दे खुले रखने चाहिए, या फिर आपने हमारे क्रू मेंबर को ऐसे बताया था कि ये जो लाइट है वो इस डायरेक्शन में है तो वो आप उस डायरेक्शन में लगा दीजिए। तो ये सब किस तरह से होता है? Yes. मैं जब कभी ये सजेस्ट करता हूँ कि ये लाइट हटाकर यहाँ से यहाँ लगा दीजिए, या पर्दे खुले रखिए, या तो इस दिशा में दरवाज़ा नहीं खुलना चाहिए, उस दिशा में खुलना चाहिए, तो इट इज़ बट ऑब्वियस कि ये वास्तु या तो फंग शुई पर आधारित रेमेडी है, और बहुत सारी जगहों की एनर्जीज़ को करेक्ट करने के लिए करेक्टिव मेजर्स का इस्तेमाल होता है। मान लीजिए कि भवन निर्माण हो चुका है, यानी कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो चुका है, तो उसमें ज़्यादा तब्दीलियां आप नहीं ला सकते, ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर भवन का निर्माण नहीं हुआ है तो वास्तु और फंग शुई के कंसेप्ट्स को, प्रिंसिपल्स को मिला जुला कर आप एक ड्राइंग भी दे सकते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे ड्राइंग्स देता हूं कि उनका घर कैसे होना चाहिए, तो उनके घर में कितने मेंबर्स हैं, सभी का बर्थ डेटा लेता हूं, और उसके आधार पर एक आइडियल हाउस वास्तु और फंग शुई के हिसाब से उन्हें कंस्ट्रक्ट करके देता हूं। लेकिन उससे पहले बहुत सारा डेटा चाहिए होता है, जैसे कि जहाँ पर वो गृह का निर्माण करने वाले हैं, घर बनाने वाले हैं, उसके आसपास कौन कौन सी चीज़ें हैं। मान लीजिए कि कोई जिस लैंड पे घर क्रिएट करना चाहता है उसके एग्जैक्टली सामने इलेक्ट्रिक का जंक्शन बोर्ड है, बहुत ही बड़ी लाइन जा रही है, तो उसे प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती है। लेकिन हाँ, करेक्टिव मेजर्स 3 तरह के हो सकते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 2 तरह के होते हैं। वन इज़ कि वैदिक और चाइनीज़ सिस्टम या तो न्यूमरोलॉजी के आधार पर आप रेमेडी दे दें वो, दूसरा कि अर्थ लक को आप ठीक करें, यानी कि वास्तु और फंग शुई करवाएं, और जो तीसरी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है जिसका प्रयोग काफ़ी कम होता है लेकिन उसके बारे में भी हम बात करेंगे, दैट इज़ कि आप ज़िंदगी में जो कुछ भी सुख ले रहे हैं उसके बदले क्या आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं? आर यू थैंकफुल टू योर पेरेंट्स, टू योर फैमिली मेम्बर्स एट्सेट्रा? इफ़ यू आर नॉट थैंकफुल टूवर्ड्स पीपल अराउंड यू, जिन्होंने आपको कुछ दिया है, जिनके साथ आपका एनर्जी एक्सचेंज होता है, तो
आप ज़िंदगी में सफल नहीं हो पाएंगे। अगर आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने में झिझकते हैं उनके सामने या उनके प्रति आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने में झिझकते हैं तो भी आपका पतन हो सकता है, आपको नुकसान हो सकता है। और अगर आपने गलतियां करी है जाने अनजाने में, जैसे वो कहते हैं ना मिच्छामी दुक्कड़म, ठीक उसी तरह दुनिया में और भी तरीके हैं, मेथड्स हैं कि जिसके ज़रिए आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस भी कर सकते हैं और अपनी गलतियों की माफ़ी भी मांग सकते हैं। ये भी एक तरह की रेमेडी ही है। जल्द ही हम उस रेमेडी के बारे में भी बात करेंगे, उनमें से एक मेथड के बारे में भी बात करेंगे। बेसिकली हॉरोस्कोप पर आधारित और लोकेशन पर आधारित रेमेडीज़ की बात तो हो ही चुकी है। हम अब एक तीसरे लेवल की रेमेडी की बात लेकर जल्द ही आएंगे। तब तक देखते रहिए अहमदाबाद तक। थैंक यू सो वेरी मच।